हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्टडी सरजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी और एनटीपीसी समेत सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, मनुष्य में होने वाले सभी प्रकार के रोग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। जैसा कि मैं पार्ट 1 में आपको बता दिया हूँ कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ और उसके बाद कुछ वायरस डिजीज़। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज़ और मैं वायरस से जो रोग होते हैं मैं उनको जो है डिस्कशन कर चुका हूँ अपने इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करूँगा इसमें जो है कि किस तरीके से हमको फंगल डिजीज़ होता है और किस तरीके से हमें आनुवंशिक डिजीज़ होता है। तो इस तरीके से हम पार्ट 2 में ही इन्हीं सब बातों को करेंगे। तो आइए मैं सीधे आपको लेकर टॉपिक पे चलता हूँ गाइस। जैसा कि गाइस मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका था बैक्टीरियल डिजीज़ और जो है क्या होते हैं वायरस डिजीज़। आज मैं इसमें बात करने वाला हूँ आपसे फफूंद जनित रोग, फंगल डिजीज़ क्या होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे फंगल डिजीज़ में पहला दिया है दमा, जिसको अस्थमा कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में स्पर्जिलियस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों में सूक्ष्म नलिकाओं में सिकुड़न ला देते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होता है और वह इंसान दमा का शिकार हो जाता है। कहने का मतलब वो दमा का मरीज हो जाता है, उसकी सांस फूलने लगती है। उपचार की बात करें तो दमा के इलाज में डेरिफाइनिल, फाइनिल, टेट्रोल, एड्रेनलिन, ब्रोमहेक्सिन, प्रेडनिसोलोन, डेल्टा कोर्टिल आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये सब एंटीबायोटिक दवाएं हैं जो दमा के मरीज को दी जाती हैं। अब बात करते हैं कि सेकेंड पॉइंट पे फंगल डिजीज़ क्या होता है, गंजापन, जिसको हम कहते हैं वेल्डनेस। अगर वेल्डनेस आपको है तो आप क्या करेंगे, ये कैसे होता है इसको बताते हैं। यह टीनिया कैपिटिक, जी हाँ दोस्तों, यह टेनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। जैसा कि बता दें फंगल क्या होता है, फफूंदी। जैसे कि ठंडी के दिनों में अचार में आप देखते होंगे फंगस लग जाता है, तो वो चीज़ होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे अगर बात करें सर में तो सर में रूसी हो जाता है। तो इस तरीके से वो फंगल ही एक तरीके का होता है। लेकिन अगर उसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे हमारे बाल उस बाल की जड़ तक चले जाते हैं। कौन से, टेनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। ये कवक धीरे धीरे हमारे बाल में घुस जाते हैं सर के अंदर। इस रोग से सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये हमारे सर को गंजा बना देते हैं। तो एक तरीके का फफूंदी होता है, ना कि कोई प्रोटीन विटामिन होता है। तो आइए अब बात करते हैं थर्ड फंगल डिजीज़ में क्या आता है, दांत। रिंग वार्म जानते हैं जैसा कि इसको, यह रोग ट्राइकोफाइटॉन, जी हाँ दोस्तों, ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से फैलता है। आपको सीधे सीधे पूछेगा दांत रोग किस कवक से फैलता है, उसका नाम देगा। सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है कि दांत किससे जो है प्रभावित, या किससे हमें दाद होता है, वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, कवक से होता है, या फिर प्रोटोजोआ से। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। आपको पता है कि हमें दाद और गंजापन और उसके बाद अभी दमा, ये सब क्या है, फंगल है। तो आइए मैं दाद की बात कर रहा था। तो दाद जैसा कि आपको बता दें ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। तो कहने का मतलब गाइस, यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि दांत क्या होता है। दांत के बारे में जैसा कि मैं डिटेल में बता दिया आपको, लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, ये एक संक्रामक रोग है। कहने का मतलब ये एक तरीके से इन्फेक्शन वाला रोग है। अगर दांत हमें हुआ, हम किसी की टॉवल जो है या हमारा टॉवल कोई दूसरा यूज़ कर लिया तो उसको भी ये हो सकता है। तो इस तरीके से दांत नमी से, जैसे कि हम अगर गिली जो है अपनी जो है कक्षा को, गीले कच्छे को पहन लेते हैं या फिर गीले पैंट को या गीले शर्ट को, तो कहीं ना कहीं हमें बॉडी में वो जो है दांत के फॉर्म में हो जाता है। तो इस तरीके से दांत एक संक्रामक बीमारी भी है और ये फंगल डिजीज़ है। तो अगर दांत पूछेगा तो आप सीधे कहेंगे फंगल डिजीज़ है। अब चौथा पॉइंट यहाँ एथलीट फुट क्या होता है। इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटोन, जी हाँ दोस्तों, ट्राइकोफाइटोन, और यहाँ पे क्या है, ट्राइकोफाइटोन। थोड़ा सा अंतर है, फाइटोन यहाँ फाइटोन।
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये नामक कवक से होता है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। एथलीट फुट का कहने का मतलब, और ये एक तरीके का फंगल डिजीज है। सीधे पूछेगा आपसे एथलीट फुट किससे होता है, आप सीधे कहेंगे ये फंगल डिजीज है, या सीधे सीधे कवक। तो एथलीट फुट भी जो है आपको एक तरीके से कहें तो ये कवक की बीमारी है। अब बात करें खास स्कैबीज, ये खास मतलब खुजली से समझिए। इस रोग का कारक एकेरस स्कैबीज, जी हाँ दोस्तों, एकेरस स्कैबीज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये 5 तरीके का रोग आपको बता दें। पहला दमा था, दूसरा आपका था गंजापन, तीसरा था दांत, चौथा था आपका एथलीट फुट, पांचवा था खास। तो ये क्या है, फंगल डिजीज़ है। ये जो भी होते हैं ये फंगल होते हैं। तो कहने का मतलब ये फफूंदी या फिर कहें कवक से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कवक से होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम प्रोटोजोआ जनित रोग क्या होते हैं। प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज़ क्या होते हैं। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, अगर निद्रा रोग या कहें वीकनेस है, या यहाँ सीधे सीधे लिखा है स्लीपिंग सिकनेस, यह रोग ट्रिपेनोसोमा, जी हाँ दोस्तों, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों, जी हाँ दोस्तों, जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथ बढ़ जाती है और शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। शरीर में दर्द तथा कमजोरी मालूम पड़ती है। अगर उपचार की बात करें तो सीसी मक्खियों को कीटनाशी दवाओं का छिड़काव कर नष्ट कर देना चाहिए तथा ट्रिप्सरमाइड, जी हाँ दोस्तों, ट्रिप्सरमाइड की सुई का पूरा कोर्स ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये आप इंजेक्शन आप अपने बॉडी में लगवा लेते हैं तो ये जो आपको निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस है ये आपका दूर हो जाएगा। अब अगर बात करें तो प्रोटोजोआ से दूसरा क्या होता है, पेचिस। जी हाँ दोस्तों, पेचिस क्या है, यह एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जी हाँ दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये सीधे सीधे आपसे पूछेगा पेचिस किस, पहली बात तो ये प्रोटोजोआ से होता है, और कौन सा प्रोटोजोआ है तो आप एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बताएंगे नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। बड़ी आंत को ये प्रभावित करते हैं। रोगी को दस्त होता है, जिससे आंव खून की मात्रा अधिक रहती है, पेट में मरोड़ तथा और बार बार शौचालय जाने की इच्छा होती है। तो इस तरीके से पेचिस एक तरीके से बहुत डेंजरस है। अगर किसी को पेचिस पड़ने लगता है तो उसकी हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है, यहाँ तक उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको जो है दर्द सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पेचिस पड़ता है, लोगों की कभी कभी मौत भी हो जाती है। तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें खून की मात्रा शरीर से ज़्यादा निकलती है और आदमी ज़्यादा लस्त होते चला जाता है, तो इस तरीके से शरीर की डिफिशियंसी या कहें काफ़ी वीक होती चली जाती है, और वो जो है जिसके बॉडी में होता है पेचिस उसको प्रॉब्लम हो जाती है। उपचार की बात करें, पानी और दूध उबाल कर पीना चाहिए। एंटीकोनॉल, आयरोफॉर्म, मैक्साफॉर्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमें नॉलेज है, हम इस चीज़ को जानते हैं, तो मेडिकल पे जाके सीधे सीधे आयरोफॉर्म की दवा या मैक्साफॉर्म की दवा ले लेंगे। एंटीकोनॉल क्योंकि हमें पता है, सीधे नाम बताएंगे और उन्हें पता हो जाएगा कि हाँ ये पेचिस की दवा है, वो देंगे, आप लाइए, उसका सेवन करिए, आप जो है खाइए, आपको आराम हो जाएगा। तो इस तरीके से किससे कौन सी बीमारी होता है इसको आपको मैं बताता चल रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछेंगे, एसएससी में तो काफ़ी पूछा जाता है। अब बात करें अगर मलेरिया, तो मलेरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ। एक चीज़ आपको बता दें, डेंगू आपका जो है यहाँ पे अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू आपका होता है वायरल डिजीज़, वायरस से होता है, ये वायरस डिजीज़ है। और यहीं पे मलेरिया आपका क्या है, प्रोटोजोआ। इस दो चीज़ में आप कंफर्म कर लीजिए, डेंगू मलेरिया पूछता है, दोनों में हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जो है मच्छर काटने से होता है, ये भी। तो हम सोचते हैं ये अगर प्रोटोजोआ है तो वो कहीं क्यों जो है वायरस डिजीज है, लेकिन वो एक तरीके से वायरस डिजीज है। यह रोग प्लाज्मोडियम, जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम
मादा एनाफिलीज पूछता है किस मच्छर से काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण या कह रोग ग्रसित कर देते हैं। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, तो ठंडी दे करके बुखार बॉडी में आने लगता है। लाल रुधिराणु जिसको हम आरबीसी कहते हैं नष्ट हो जाती हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। जब आरबीसी नहीं बनेगा आपका मलेरिया आपको आरबीसी नहीं बनने देगा, ब्लड नहीं बनने देगा, ब्लड की कमी होगी बॉडी में, सीधी सी बात है वीकनेस लगेगा, आपको जो है ठंड लग के जो है बुखार आएगा। तो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किसमें, आपको मलेरिया में। इसमें उपचार की बात करें तो कुनन, इसमें आप पेनिसिलिन ले सकते हैं, और यहाँ पे पेलुड्रिन, और उसके बाद यहाँ पे है क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन आदि औषध लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इन दवाओं का सेवन करके अपने को बचा सकते हैं, किससे, मलेरिया से। अब अगर बात करें तो पायरिया, ये भी एक तरीके का प्रोटोजोआ डिजीज़ है। यह एंट अमीबा जी हाँ दोस्तों, जिंजीवेलिस, ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये अधिकतर जो है लोगों में कहें तो पायरिया हो जाता है, और ये एक तरीके का प्रोटोजोआ डिजीज़ है। इसमें मसूड़ों से पस निकलता है, कहने का मतलब उनसे जो है मवाद टाइप में निकलता है, तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है। तो ये बहुत ही, जिसके माउथ में हो जाता है उससे बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटोजोआ डिजीज है। कहीं ना कहीं अगर संपर्क में बात करते वक्त अगर उनके और हमारे टच संपर्क हो गए, किसी जैसे कि बात करते करते कभी किसी के मुंह से स्प्रिट बाहर आता है, तो वो भी स्प्रिट के थ्रू हमारे अगर बॉडी पे आ गया या हमारे माउथ तक पहुंच गया तो हमको भी हो सकता है। तो ये एक तरीके का एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, मसूड़ों में पस निकलता है तथा दांतों में जड़ों की घाव कर देता है, या कहें कि दांतें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, आदमी बहुत परेशान रहता है। क्योंकि ऑलवेज पस जो है निकलता रहता है। अगर भोजन की बात करें तो भोजन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसी हरी सब्जियां, गन्ना, फल इत्यादि जरूर खाना चाहिए। तो आपको ये बता दें, एक देसी है, सब है, हरी सब्जियां देसी हैं, गन्ना, फल इत्यादि जरूर खाना चाहिए। तो आप अगर इसका सेवन करते हैं, विटामिन सी इसमें आप ज़्यादा खाइए, विटामिन सी वाले पदार्थ को ज़्यादा आप सेवन करिए, आपको जो है प्रोटोजोआ या कहें पायरिया कम होते होते कम होता चला जाएगा। आइए मैं और आपको डिटेल में बात करता हूं और क्या होते हैं फंगल या प्रोटोजोआ डिजीज। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो कालाजार, यह लिसमैनिया दोनों वाली, जी हाँ दोस्तों, लिसमैनिया पूछता है सीधे सीधे कालाजार किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो लिसमैनिया दोनों वाली नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी या कहें सैंड फ्लाई, इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। तो इस तरीके से एक बालू मक्खी होती है जो गर्म स्थानों पर पाई जाती है, और वो बालू मक्खी कहें तो इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। अगर वो काट लेती है तो आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आप कालाजार से बचने के लिए अपने को मक्खियों से दूर रखें या साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें, आप जो है सभी प्रकार के रोग से मुक्त रहेंगे। तो आपको सीधे सीधे एक ही इलाज है, आप जितनी स्वच्छता अपने बॉडी में रखेंगे, आसपास रखेंगे, लोगों को इससे जागरूक करेंगे। आप अपने को स्वच्छ कर रहे हैं लेकिन आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे लोग गंदगी करते हुए चले जा रहे हैं, तो आप उसके शिकार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अपने साथ साथ लोगों को आप जागरूक करिए और उनको भी बताइए कि ये वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़ और जो आपके बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये बहुत बड़े चीज़ें नहीं हैं जो दिखती हों या दिखाई दें। ये इतनी महीन चीज़ें होती हैं या कहें इतनी बारीक होती हैं कि जो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। अगर हमारे बॉडी में एंट्री कर जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आप सफाई पे ध्यान दीजिए, आप जो है रोग मुक्त रहेंगे। अब अगर बात करें तो आगे दिया है यहाँ पे आनुवंशिक रोग, ये जेनिटल डिजीज़ है। अब अगर इसमें बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस आता है, जिसे हम वर्णांधता कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरे रंग पहचानने में क्षमता नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप लाल और हरे रंग को पहचानने में क्षमता आपकी नष्ट हो जाती है, आप नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते हैं इन दोनों में।
यह रोग दोस्तों ऐसा होता है जो हमको आनुवंशिकता या कहें हमें जो है विरासत में मिलता है। इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक कैरियर का काम करती हैं। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। यदि एक गुणसूत्र X पर वर्धांतता के जीन हो तो स्त्रियां वाहक का कार्य करेंगी, लेकिन वर्णांध नहीं होंगी। कहने का मतलब वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होंगी। इसके विपरीत अगर पुरुषों की बात करें, पुरुषों में केवल X गुणसूत्र पर वर्धानता होंगे तो क्या होगा, इस बीमारी को डोल्टानिज्म कहते हैं। ऐसा समझिए, अगर X गुणसूत्रों पे है महिलाओं के तो वो कैरियर का काम करेंगी। हमारे अंदर X और Y होता है, अगर हमारे अंदर X है और इनको XX है तो ये सीधी सी बात है, हमारा अगर Y पे आता है तब हमको जाके वर्धानता होगी। अगर महिलाओं के X पे है तो वो क्या करेंगी, हमारे अंदर XY दोनों होता है तो हमें जो है क्या दे देगी, गिफ्ट कर देंगी। तो इस तरीके से ये कहें तो एक आनुवंशिक रोग है। अगर इसकी बात करें तो ये इस बीमारी को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह मुख्यतः लिंग संबंधित रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है। अगर किसी फादर के अंदर है तो उसके जो है बच्चे में होना तय है। अगर किसी माँ बाप में वर्णांतता है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो बच्चे में होगा। और आपको बता दें, आपको जैसा कि आप ट्रेन ड्राइवर नहीं बन सकते, लोको पायलट आप नहीं बन सकते, आप बहुत सारी नौकरियां हैं जो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से नहीं कर सकते। सेकंड पे अगर बात करें तो सेकंड पे आपको है हीमोफीलिया। इसमें स्त्रियां वाहक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 3 से 5 मिनट में रक्त थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है, किंतु हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने पर काफ़ी समय के बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता। अंततः शीघ्र उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो होमोफीलिया एक तरीके से अगर हम देखें तो ये भी हमारा आनुवंशिक रोग है। पहला था वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है होमोफीलिया। अब अगर तीसरी बात करें तो तीसरा है हमको टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है उसकी बात करते हैं। यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है। विभाजन में अनियमितता हो जाने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिससे कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता है तथा दोनों लिंग गुणसूत्र XX एक ही अंडे में चले जाते हैं। इस प्रकार अंडा या कहें एग जो होता है सामान्य शुक्राणु स्पर्म से निषेचित हो जाता है या होता है, तो बनने वाले जाइगोट में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार के जाइगोट से बनने वाली स्त्रियों में अनेक शारीरिक असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे शरीर अल्प विकसित होता है, कद छोटा होता है, वक्ष चपटा या जननांग अविकसित, ऐसी स्त्रियां बाज होती हैं। तो आपको बता दें, यह मुख्य रूप से टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये स्त्रियों का एक रोग है जो अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से उत्पन्न होता है। आपको थोड़ा सा बायोम अगर आप जाएंगे डिटेल में तो ये बातें पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे। हम थोड़ा सा आपको बता दें, अगर महिलाओं में XX होता है और हमारे में क्या होता है, ये है फीमेल का, और हमारे में ये है फीमेल का, और हमारे में क्या होता है XY। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर किसी जैसे कि हमारे अंदर 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर ये 46 में से अगर 22वां या कहें 23वां अगर कहीं ना कहीं अविकसित रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारे अंदर भी हो सकती है, महिलाओं के अंदर। तो अगर यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों लिंग गुणसूत्र X एक ही अंडे पर चले जाते हैं। इस प्रकार अंडा सामान्य शुक्राणु से निषेचित होता है, तो बनने वाले जाइगोट में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार जाइगोट बनने वाली स्त्रियों में अनेक शारीरिक असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे अल्प विकसित, कद छोटा, वक्ष चपटा, जननांग अविकसित, ऐसी स्त्रियां बाज होती हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें उनको बच्चा नहीं होता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है। यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। इसमें जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से अधिक, कहने का मतलब 47 हो गया, जबकि हमें चाहिए कितना 46, तो एक बढ़ जाता है, हो जाती है। ऐसे जाइगोट से उत्पन्न पुरुषों में स्त्रियों का लक्षण, जी हाँ दोस्तों, पुरुषों में स्त्रियों का लक्षण उत्पन्न हो जाता है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित, अगर कहें तो उसमें टेस्टिक, उनमें लिंग का विकसित अल्प विकसित होता है।
तथा स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है, ऐसे पुरुष को नपुंसक कहते हैं। सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि स्तन तो उनके अंदर विकसित होता है, लेकिन उनका वृषण कहें तो नहीं विकसित होता, तो उनके अंदर डुअल मीनिंग की बात हो जाती है। तो जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, ये कहने का मतलब पुरुष प्लस स्त्री दोनों की जो है क्वालिटी एक इंसान में आ जाती है। स्त्रियों की तरह उनका स्तन निकल आता है, बट उनको जो है उनका नपुंसकता आ जाती है। तो कहने का मतलब लिंग विकसित नहीं होता। तो ऐसे पुरुष या फिर ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, नपुंसक। ये होता क्यों है? क्योंकि ये हमें विरासत में मिलता है। ये किसी को भी हो सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है। अगर माँ बाप एकदम हेल्दी हैं तब भी बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर है, या कहें ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये किसी को हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ घबराने की बात नहीं। ये कभी कभार होता है, ये 100 में कोई एक आध केस मिल जाती है, नहीं तो लोग सही सलामत रहते हैं। डाउन सिंड्रोम की बात करें, इसको मैंगोलिज्म कहते हैं। यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में ऑटोसोम का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाने पर बनने वाले जाइगोट में गुणसूत्रों की स्थिति असामान्य हो जाती है। इस प्रकार के जाइगोट से विकसित भ्रूण कुछ ही समय पश्चात मर जाता है। यदि जीवित रहता भी है तो विकसित होने वाला वयस्क मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। तो इस तरीके से ये चारों अभी तक हमने जो बताया, ये हमें आनुवंशिकता से मिला और ये हमारे से ही रिलेटेड रहा। तो डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म क्या है, आपको मैं पूरी तरीके से बता दिया। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। इसमें अगर इंसान सही सलामत विकसित भी होता है तो वो समझ चलिए आप, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी या अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाता है। अब बात करें छठा है तो पटाऊ सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसमें रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कहीं कहीं जो है डॉक्टर जो है ऐसा जो है पोस्टर लगाए रहते हैं जिसमें किसी बच्चे का जो है ओंठ पूरी तरीके से कट जाता है, तो वो पटाऊ सिंड्रोम होता है। आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके को आप यहाँ पे पूरे मैं अपने इस वीडियो में इसी तरीके की जितने भी डिजीज़ हैं इंसान से रिलेटेड, प्रोटोजोआ से कैसे होते हैं, बैक्टीरिया से कैसे होते हैं और आपके जो है वायरस से कैसे होते हैं, तो मैं सारे अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अपने मैं फर्स्ट वीडियो में बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरस डिजीज़ की बात कर चुका हूं। दोस्तों आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको पूरी तरीके से दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा क्या है। अब बात करें तो अन्य रोग, अभी तक 4 तरीके का हमारे अंदर डिजीज़ हुए। एक था क्या था, बैक्टीरियल डिजीज़। दूसरा क्या हुआ, वायरस डिजीज़। तीसरा क्या हुआ, फंगल डिजीज़। चौथा क्या हुआ, हमको जेनेटिक कहें तो जेनेटिक प्रोटोजोआ डिजीज़। उसके बाद हमको मिला जेनेटिक डिजीज़। उसके बाद अब मिला है हमें तो अन्य डिजीज़ क्या होते हैं, अदर डिजीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में दिखाते हैं आपको। यहाँ से आप गाइस देख पा रहे होंगे, ये है फाइलेरिया। अगर फाइलेरिया की बात करें, यहाँ से आप देखिए फाइलेरिया, यह रोग अनेक प्रकार के सूत्र कृमियों के कारण होता है, जिसमें प्रमुख है बूचेरिया पैक्ट्रोफाई। इस रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती हैं, जिसे फाइलेरिया कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे फाइलेरिया कहा जाता है। मलेरिया की भांति इस रोग के आरंभ में भी ज्वर आता है। हेट्रोजन, जी हाँ दोस्तों, हेट्रोजन की टिकिया से रोगी को आराम मिलता है। फाइलेरिया के रोगियों के लिए दही, केला तथा अन्य चर्बी युक्त पदार्थ, आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अन्य चर्बी युक्त या कहें, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अन्य चर्बी और प्रोटीन जनीय खाद्य पदार्थ वर्जित हैं। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। इसके लिए विरंजक चूर्ण, DDT या फिर कहें तथा अन्य कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करें अन्य में आता है बेरी। ये होता है विटामिन B1 की कमी से। यह रोग भोजन में विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसकी कमी के कारण उपापचय के दौरान शरीर में जीव विष उत्पन्न हो जाता है और फुफ्फुस में सूजन आ जाती है। फुफ्फुस एक ऐसी जो है नली होती है या फिर कहें वेन होती है या नस होती है, जो हमारे बॉडी में शुद्ध रक्त को प्रभावित करती है। तो सूजन उसी में आ जाता है।
इस रोग से हृदय की गति बंद हो जाती है और हृदय में पता है कि अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हृदय की गति बंद होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर फुफ्फुस सूज गया तो ब्लड प्रभावित नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाए। इस रोग के बचने के लिए विटामिन B1 युक्त भोजन जैसे मटर, शुष्क खमीर, अंडे की जर्दी, दूध इत्यादि का सेवन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्कर्वी की। स्कर्वी क्या होता है? यह रोग भोजन में विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल है जो स्कर्वी को निरोधी होता है। स्कर्वी निरोधी होता है। मसूड़ों से रक्त का स्राव, दांतों का असमय टूटना, बच्चों के चेहरे और अन्य अंगों में सूजन, पेशाब में रक्त या एल्ब्यूमिन का अंश आना आदि इसके लक्षण हैं। विटामिन सी टमाटर, पात गोभी, प्याज, नींबू, नारंगी, हरी साग सब्जियां या ताजे फलों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्रतिदिन 50 से 60 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। यह एक तरीके से कहें तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। विटामिन बी की कमी से अभी मैं बताया तो वो क्या था? बेरी। तो बेरी जो है विटामिन बी की कमी से और ये सी की कमी से। अब बात करते हैं तो इसमें अगर बताएं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विटामिन सी के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पात गोभी, टमाटर, नींबू, प्याज, नारंगी, हरी साग सब्जियाँ, ताजे फल में पाया जाता है और 50 से 60 मिलीग्राम हमारे बॉडी में प्रतिदिन जो है इसकी आवश्यकता होती है। भोजन के साथ हमें ले लेना चाहिए। तो कहने का मतलब विटामिन सी अगर हमारे बॉडी में है तो हमें स्कर्वी नहीं होगा। अब अगर बात करें रिकेट्स या सुखंडी, ये क्या होता है? यह रोग विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम फास्फोरस के लवण का उपापचय ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण अस्थियों में कैल्शियम संचित नहीं हो पाता, अतः अस्थियां कोमल हो जाती हैं। बच्चों को प्रतिदिन 0.015 टू 0.02 मिलीग्राम कहें और वयस्कों में 0.025 मिलीग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अतः इसकी पूर्ति के लिए विटामिन डी युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। विटामिन डी मछली के तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी और दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। रोगी, यहाँ पे आपको और दिखा दें, रोगी को उपयुक्त विटामिन डी भोजन युक्त देने के अतिरिक्त धूप, पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट और मरकरी वेपर लैम्प में प्रकाश का सेवन कराया जाता है। तो कहने का मतलब आपको बता दें, अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप सीधे सुबह सूर्य की रोशनी में आप जाइए, बैठिए, आप आधे घंटे 1 घंटे सुबह की सूर्य की रोशनी लीजिए, वो आपको पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में आपको विटामिन डी देगा। तो जो ऑफिस में या कहें जो ज़्यादा टाइम तक एसी में रहते हैं और धूप में नहीं निकल पाते, जो जॉब करते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, शाम तक रहते हैं, फिर शाम को आ जाते हैं घर पे और जो है रात हो जाती है, तो इस तरीके से उनके बॉडी में सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती। वो क्या हो जाते हैं, इस बीमारी के जो है रिकेट्स हो जाता है, पतले हो जाते हैं, सुखवा रोग हो जाता है। तो कहने का मतलब उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी बच्चों में ऐसा रोग देखने को मिलता है जो जन्म से धूप नहीं पाता है, हॉस्पिटल में रहता है, फिर जो है बिल्डिंग में रहने लगता है, उसको माँ बाप समझ नहीं पाते, अपने साथ ही रखते हैं, धूप की रोशनी नहीं देते और कहने का मतलब विटामिन डी युक्त पदार्थ नहीं खिलाते, तो प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट हो जाती है। तो बच्चों में सुखवा रोग हो जाता है। अब बात करें डायबिटीज़, मधुमेह, ये क्या होता है? यह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन की पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन 2 प्रकार का होता है। क्या है? आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, पॉइंट ए पे है, भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। तो इस तरीके से पॉइंट ए आपको दिखाया। पॉइंट बी पे क्या है? इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन का उपयोग होता है और ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में तंतुओं में प्रोटीन और संचित शर्करा या संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगते हैं। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा आप मतलब समझिए चीनी, शुगर,
इसीलिए आपको पता है कि जिसको डायबिटीज़ हो जाता है वो चीनी वाला चाय नहीं पीते हैं, तो वो चीनी लेस पीते हैं। कहने का मतलब उनको सादी चाय चाहिए। और बढ़ जाती है यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिससे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है, या कहें उसको मधुमेह हो जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है डायबिटीज़। अब अगर बात करें तो छठा पॉइंट है दिल का दौरा। हार्ट अटैक कैसे आता है? हृदय धमनियाँ हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त पहुंचाती हैं। हृदय धमनियों में रक्त जम जाने के कारण हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता। इससे हृदय में दर्द होता है, जिससे हृदय क्या होता है, सूल का मतलब सूजन हो जाती है, हृदय सूल कहा जाता है। फलतः हृदय रक्त का संचार नहीं हो पाता या कर पाता है, क्योंकि क्षेपक कोष्ठों में आंकुचन और प्रसरण नहीं हो पाता। इससे हृदय गति का रुक जाना या हृदयाघात कहते हैं, या सीधे सीधे हार्ट अटैक कहते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर बायो को और पढ़ेंगे तो आप हार्ट अटैक को पूरी तरीके से जान जाएंगे। तो नॉर्मल वे में आपको बताया मैं कैसे हार्ट अटैक किसी को आता है। यहाँ पे बात करें पीत ज्वर क्या है, येलो फीवर। यह रोग सामान्यतः दक्षिणी अफ्रीका में होता है। इस रोग के विषाणु जंगली जानवरों के शरीर में आश्रय लेते हैं। हेमोगोगस और एडिस जाति के अनेक मच्छर इस रोग के विषाणु को मनुष्य के शरीर में पहुंचाते हैं। इस रोग में अचानक ज्वर आता है, जोरों का सिर दर्द तथा हड्डियों में दर्द होता है, चेहरा सूज जाता है तथा त्वचा शुष्क हो जाती है। और उसके बाद आपको बता दें कुछ दिनों के बाद भयानक पीलिया रोग हो जाता है तथा रक्तस्राव, रक्त और पित्त वमन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग में बहुत अधिक मृत्यु होती है, या कहें यह रोग अगर किसी को होता है तो सीधे सीधे वो मर जाता है, उसकी जो है मौत निश्चित है, जिसको येलो फीवर हुआ। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर क्या होता है? कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है। संश्लेषी रंजकों के निर्माण में प्रचुर प्रयुक्त होने वाले एरोमेटिक एमीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। कैंसर से शरीर के किसी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। मुंह से थूक के साथ खून निकलता है। कैंसर का उपचार एंटीबायोटिक्स, एल्केलाइड्स के प्रयोग से, रेडियोथेरेपी, लेजर किरणों से शल्य चिकित्सा करके या बोन मैरो का प्रत्यारोपण करके किया जाता है। तो इस तरीके से इसका इलाज आपको यहाँ पे मैं बता दिया, इस तरीके से किया जाता है। कैंसर एक तरीके की बहुत खतरनाक बीमारी है, बॉडी में धीरे धीरे होता है। जब हमारे बॉडी में 50% ये बढ़ जाता है तब हमें जो है पता चलता है, डॉक्टर उसको बताते हैं आपको कैंसर हो गया है, और इसका जो है कोई इलाज नहीं, बस वो दवा करते रहते हैं। एक निश्चित समय के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसे कैंसर होता है। अगर आप बात करें स्केरियोसिस क्या होता है? स्केरियोसिस इस रोग का कारक स्केरियोसिस ल्यूब्रिकाइडिस नामक निमेटोड है। इस रोग का संक्रमण भोजन के द्वारा होता है। इस रोग में पेट में तेज दर्द होता है, वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में पहुंचकर ये ज्वर, खांसी तथा स्नोफीलिया जिसको कहते हैं, स्नोफीलिया का कारण बनते हैं। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। व्यक्तिगत तथा एवं सामाजिक सफाई इस रोग का सर्वश्रेष्ठ उपचार है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने आसपास सफाई रखो ताकि आप भी स्वच्छ रहिए, दूसरे को भी आप सुरक्षित रखिए। अब बात करें टीनी एसिस क्या होता है? इस रोग का कारक टीनिया सेलियस, जी हाँ दोस्तों, टीनिया सेलियम नामक परजीवी होता है। रोगी व्यक्तियों के आंत में कारक परजीवी के अंडे उपस्थित होते हैं जो कि मल के साथ बाहर आ जाते हैं। सूअर जब इस मल को खाते हैं तो यह सूअर के आंत में पहुंच जाते हैं, जहां से यह सूअर के मांसपेशी में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में इसे ब्लैडर वार्म कहते हैं। यदि ऐसे संक्रमित सूअर का अधपका मांस कोई व्यक्ति खाता है तो ब्लैडर वर्म उसकी आंत में पहुंचकर टेपवर्म के रूप में विकसित हो जाता है तथा आंत की दीवार पर चिपक जाता है। प्रायः
टीनिएसिस के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है, परंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आँखों, फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंच जाती है तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। केवल भली भांति पका हुआ सूअर का मांस खाना चाहिए। निकोलसन रोग भी निकोल्सन भी रोग के उपचार में प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब आपको सीधे सीधे सूअर की मांस को पका के अच्छी तरह से खाना चाहिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो सूअर के मांस को आप अगर खाते हैं तो आप अच्छे से खाइए, नहीं तो बिल्कुल ही मत खाइए। अब बात करें तो जोड़ों का दर्द क्या है। जोड़ों का दर्द, इसे गठिया या वात रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों का दर्द सामान्यतः निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। गाउट होता है। इस प्रकार के जोड़ों में के दर्द में अस्थि संधियों की सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाता है, जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। तो कहने का मतलब अगर सिट्रिक अम्ल है, उसका क्रिस्टल अगर कहीं सूख जाता है तो हड्डियों के जोड़ों के दर्द पे, तो संधियों में दर्द उत्पन्न होता है जहाँ पे आपके जोड़े हैं। आपको सेकंड बात बताएं तो ऑस्टियो अर्थराइटिस, अगर ऑस्टियो अर्थराइटिस है, इस प्रकार का गठिया अस्थियों के जोड़ों के कार्टिलेज के हासिल हो जाने से होता है। इसके कारण जोड़ों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा वे कड़े हो जाते हैं। यह रोग सामान्यतः अधिक आयु के लोगों में होता है। तो जिसकी कहते हैं हड्डी घिस गई है, तो अगर उसकी हड्डी घिस जाती है तो लचीलापन खत्म हो जाता है और कठोरपन या कहें जो कड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे लचीलापन हटने से वहाँ पे काफ़ी दर्द उत्पन्न होता है। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस अगर किसी को होता है तो वो उसे इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। अगर बात करें रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है, ये साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाने से इस प्रकार का गठिया उत्पन्न होता है। इस रोग के फलस्वरूप भी जोड़ों में दर्द रहता है तथा चलने फिरने में असुविधा होती है। तो यह भी, तो कहने का मतलब गठिया रोग 3 तरीके का होता है। जॉइंट पेन, यहाँ पे देख पा रहे हो आप क्या है, अर्थराइटिस से कहते हैं। ये आपका गाउट हुआ पहला, दूसरा हुआ ऑस्टियो अर्थराइटिस, तीसरा हुआ रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो इस तरीके से आप जो है इस 3 तरीके को देख पा रहे होंगे। अब अगर बात करें हाइपरटेंशन क्या होता है, ज़्यादा हम सोचते हैं, इसका मुख्य कारण उच्च धमनी दाब है, जो छोटी धमनी में सिकुड़न उत्पन्न होने के कारण होता है। छोटी धमनी में सिकुड़न के कई कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक तनाव, ज़्यादा लंबे समय तक परिश्रम, चिंता, संवेदनशीलता आदि। रोगी को आराम व नींद लेना अत्यधिक फायदेमंद होता है। हाइपरटेंशन अगर आप है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने को आराम दीजिए। अब अगर बात करें न्यूरोसिस क्या होता है, इस रोग का कारण उच्च तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के समक्ष किसी असामान्य स्थिति का आ जाना। इससे हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाती है। इस रोग में रोगी को नींद न आना व चिड़चिड़ा हो जाना प्रमुख है, या कहें चिड़चिड़ापन हो जाना प्रमुख है। तो इस तरीके से न्यूमेरिसिस क्या है आपको मैं बता दिया। आइए मैं कुछ और डिजीज आपको दिखाता हूँ। आगे बात करें, पॉइंट नंबर 14 पे दे रखा है एथेरोस्क्लेरोसिस। यह रोग मुख्यतः धमनी की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से होता है। इस स्थिति में धमनियों की दीवारें सख्त हो जाती हैं, इनकी गिल्टियां बनने या रक्त का थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप रुधिर वाहिनियों में ल्यूमेन बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब अगर किसी को स्क्लेरोसिस है तो उसको जो है हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर बात करें तो पक्षाघात या लकवा क्या है, अगर पोलियो किसी को मारता है, हेमी आप यहाँ पे देख पा रहे हो हेमीप्लेगिया, तो इस तरीके से लकवा हो गया है तो क्या होगा, इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहाँ पक्षाघात या सीधे कहें वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण
इसको हम पैरालिसिस भी कहते हैं। किसी को पैरालिसिस करता मार देता है तो कहते हैं कि इसको लकवा मार दिया। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना। अगर माइंड को पूरी तरीके से रक्त नहीं मिलेगा तो हमें सीधे सीधे क्या होगा, पैरालिसिस मार देगा। और आप अधिकतर देखते होंगे कि बॉडी के आधे पार्ट को लेके वो मरता है। तो माइंड से वो उठता है, बाकी पार्ट जहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचते वहाँ तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब बात करें एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के हानिकारक हो जाते हैं, व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा इत्यादि एलर्जी के उदाहरण हैं। तो एलर्जी किसी एक सेंसिटिव, संवेदनशील चीज़ों से होता है। जैसे हमें कभी ठंडे पानी से एलर्जी होता है, कभी हमें एनवायरनमेंट से एलर्जी होता है, कभी हमें पोल्यूशन से एलर्जी होता है। तो एलर्जी होने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। साइजोफ्रेनिया क्या होता है? यह एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है, जो रोगी की कल्पना को ही सत्य समझता है। अगर वो कल्पना करता है तो उसे साइजोफ्रेनिया होता है। पूछता है कि अगर रोगी कल्पना को सत्य समझता है तो कौन सा रोग है? ऐसे रोगी को आलसी या अलगावहीन या आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होता है। तो कहने का मतलब इसमें काफ़ी तरीके से विद्युत का प्रयोग किया जाता है, या कहें विद्युत आक्षेप चिकित्सा काफ़ी सहायक होती है। अब अगर बात करें तो मिर्गी क्या होता है? इसे अपस्मार रोग भी कहते हैं। अपस्मार रोग ही मिर्गी होता है। दोस्तों ये जान लीजिए आप, यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होता है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुख से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। तो कहने का मतलब एक बहुत खतरनाक रोग है। ये रोग कभी भी किसी को कभी भी दौरा पड़ सकता है। मिर्गी का कोई इलाज नहीं है, तो इस तरीके से आपको मिर्गी कभी भी हो सकती है। डिप्लोपिया क्या होता है? यह रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात, पैरालिसिस के कारण होता है। अब बात करें बर्ड फ्लू, लास्ट है बर्ड फ्लू। अगर बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो बर्ड फ्लू रोग पहली बार 1918 ईस्वी में प्रकाश में आया। कहने का मतलब वो देखा है किसी न किसी व्यक्ति में। इस रोग की का मुख्य कारण या मुख्य विषाणु क्या है? H5N1, H1H5 या H5N1। यह पूछता है कि बर्ड फ्लू के जो है विषाणु का क्या नाम है, क्या होता है? H5N1 है। और अगर इन्फ्लुएंजा की बात करें तो वो H1N1 होता है। यह रोग प्रायः मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों के माध्यम से प्रसारित होता है। वैश्वीकरण के कारण पिछले लगभग 8 से 10 वर्षों में यह रोग कई बार दुनिया भर में दहशत फैला चुका है, बर्ड फ्लू। तो ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये बर्ड के थ्रू होता है। तो बर्ड दुनिया में है तो चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। और ये एक वैश्विक बीमारी है। वैश्विक का मतलब कहीं भी हो सकता है पूरे ऑल वर्ल्ड में। सार्स की बात करें, सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। इस बीमारी के लक्षण फ्लू से काफ़ी मिलते जुलते हैं। यह बीमारी 2002-3 में विश्व में कई देशों में एक साथ फैली थी। इस बीमारी के रोकथाम हेतु अभी कोई कारगर औषधि उपलब्ध नहीं है। जापानी इंसेफेलाइटिस क्या होता है? यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है। इस रोग का उद्गम जापान में हुआ। इसके पश्चात कई एशियाई देश होते हुए यह रोग कई दशक पहले भारत पहुंचा। इस विषाणु का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है, लेकिन सुअर को भी इस रोग का वाहक माना जाता है। क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर धान की खेतों में पनपता है। इस कारण धान क्षेत्र में हर वर्ष सैकड़ों बच्चे इस रोग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। अब अगर बात करें तो स्वाइन फ्लू क्या है? यह भी एक संक्रामक रोग है जिसका प्रसार काफ़ी तेजी से होता है। इस रोग का उद्गम उत्तरी अमेरिका देश मैक्सिको से हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यह रोग अब तक 33 देशों में फैल चुका है। विश्व के प्रायः सभी देश संक्रामक रोग के प्रति काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO में स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया
है बार बार उल्टी आना, दस्त होना, अचानक तेज बुखार, शरीर दर्द, थकान का अनुभव होना, खांसी आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग के बचाव के लिए कोई विशेष टीका या दवा नहीं है। आपको बता दें, सार्स के लिए कोई अभी तक दवा नहीं बन पाई। शुरुआती दौर में रोग का पता लगने पर इसकी एकमात्र औषध ओसेल्टामिविर, जी दोस्तों, ओसेल्टामिविर काफ़ी कारगर है। मैक्सिको इस रोग से ज़्यादा प्रभावित हुआ। अब अगर बात करें दोस्तों इसी स्वाइन फ्लू के टर्म में, मैं अगर बात करूं तो अभी जो है इस समय जो रोग पूरी तरीके से दहशत फैला चुका है, पूरे वर्ल्ड में जो है अपना पैर पसार चुका है, वो है कोरोना वायरस। और इसका भी कोई इलाज नहीं है। कुछ कहीं ना कहीं ये बर्ड फ्लू या फिर कहें स्वाइन फ्लू या फिर अभी ये सार्स परिवार का ही, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो सार्स है इसी परिवार का ये सदस्य है कोरोना में। तो इस तरीके से इसकी भी अभी तक कोई दवा नहीं आ रही है। दोस्तों ये था पूरी तरीके से, आपको बता दें अभी तक हमने आपको बताया बैक्टीरियल डिजीज, वायरस डिजीज़, उसके बाद फंगल डिजीज़, उसके बाद आपको मैं बताया प्रोटोजोआ डिजीज़, अब उसके बाद जो है आपको जेनेटिक डिजीज़ बताया, फिर मैं आपको अदर डिजीज़ बताया। तो पूरी तरीके से मैं पार्ट 1 में आपके वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ और इसमें मैं आपसे फंगल डिजीज़, प्रोटोजोआ और जेनेटिक और आपको अदर डिजीज़ के बारे में बात किया। तो पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो में पार्ट 2 में अपने जितने भी डिजीज़ थे सारे डिजीज़ को बता दिया। उम्मीद करते हैं गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद।